हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव की जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीरीज हम चला रहे हैं, उस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने इंडियन एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन पे बात किया। इस चैप्टर से हम इंडस्ट्री के ऊपर एक चर्चा करने वाले हैं। इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। शुरू करने से पहले हर बार की तरीके से मैं अपने तमाम ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वो सारे बच्चे जो इस वक्त 12th कॉमर्स में हैं या फिर अगर ह्यूमैनिटीज के बच्चे जो कि इकोनॉमिक्स लिए हैं, उनको प्लीज हमारे इस चैनल को रिकमेंड करिए, उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमको क्या चर्चा, क्या डिस्कशन करना है। ओके, सो आज हमें बात करनी है बेसिकली इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्री के ऊपर एक चर्चा करना है, एक डिटेल में डिस्कशन करना है कि इंडस्ट्री क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और पब्लिक सेक्टर को क्यों इतना अहम रोल दिया गया था 1950 से 1990 के जो ये वक्त था, इसमें पब्लिक सेक्टर के ऊपर क्यों इतना बड़ा भार रखा गया था या फिर क्यों उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। ओके, सो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें कि इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट, क्या है इंडस्ट्री, क्यों एक अहम रोल प्ले करती है, तो सबसे पहली बात क्या है कि इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होती हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है उसका अगर एक पॉइंट आप कह सकते हैं, तो वो पॉइंट जो है वो बेसिकली इंडस्ट्री होता है। और इसी वजह से आप देखिए कि जो 5 ईयर प्लान था, उस 5 ईयर प्लान में हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में अगर आप गौर करिएगा तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में काफी इस पे फोकस किया गया था। और हमको पता है कि हमारा जो आईपीआर था यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो कि 1956, जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले हैं, उसको काफी इंपॉर्टेंस दी गई थी, उसको काफी फोरफ्रंट पे रखा गया था, उसको काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और देखते हैं। तो क्या है, इंडस्ट्री इन द रीसेंट टाइम हैज रिप्लेस एग्रीकल्चर एज द एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। न्यू टेक्नोलॉजी मेक्स जॉब इजियर, फास्टर एंड बेटर, विच कैन इंक्रीज आउटपुट एज एंड इंक्रीज इन द प्रॉफिट। यानी एग्रीकल्चर की बात करें तो हमको ये पता है कि पहले हमारी जो इकोनॉमी थी, यानी इंडिया एज एन कंट्री की अगर हम बात करें, तो इंडिया एक ऐसा देश था जो कि एग्रीकल्चरल कंट्री था। लेकिन ओवर द टाइम हमने इस बात को बड़ी उससे देखा है कि इंडिया बाद में, आजादी के बाद, हमने काफी इंडस्ट्री पे फोकस करना किया। यानी हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अगर मैं उनकी बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इनकी अगर हम बात करें तो इनके हिसाब से किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। यानी अगर हम नेहरू इकोनॉमिक मॉडल और अगर हम गांधीयन इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर एक चर्चा करें, तो अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ नेशन, ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो हमेशा रूट से होना चाहिए, यानी बिल्कुल गांव से शुरू होना चाहिए। लेकिन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज ऑफ द ओपिनियन कि इंडस्ट्री को अहम रोल देना चाहिए, इंडस्ट्री अहम रोल प्ले करती है और उसी से हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। खैर, उसके बाद अगर हम इंडस्ट्री पे बात करें तो इंडस्ट्री जो होता है एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स फॉर नियरली 17% ऑफ इंडियाज जीडीपी एंड करंटली एम्प्लॉइंग 27.3 मिलियन पीपल। तकरीबन तकरीबन आप ये समझ सकते हैं कि 1 मिलियन में तकरीबन 10 लाख है, तो 27 मिलियन के हिसाब से 2.5 से 3 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। और हमारी जीडीपी का तकरीबन तकरीबन 17% जो हिस्सा है, वो तकरीबन तकरीबन 17% हिस्सा जो होता है, वो आप समझ सकते हो वो कहां से आ रहा है, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है। ओके, impart dynamism to growth process. In the absence of industry, growth would have been restricted to the production of food for survival. Apart from that, it has added endless variety of goods and the service. यानी अगर हम इंडस्ट्री की बात करें और एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करें जिस सिचुएशन में इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वहां पे आप देखोगे कि अगर ऐसा नहीं है तो उसके बिना जो होगी सिर्फ ऐसे ही गुड बन पाएंगे जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। यानी अगर ह्यूमन सर्वाइवल की मैं बात करूं तो यहां पे मैं बात जो कर रहा हूं वो बेसिकली किसकी कर रहा हूं, फिर मैं बात यहां पे करूंगा वीट की करूंगा,
फिर मैं बात यहाँ पे राइस की करूंगा। यानी उसके अलावा जो भी क्वालिटी ऑफ गुड्स होते हैं, यानी नॉर्मली वो गुड्स जो कि आपके किसी स्पेशल रेस्टोरेंट में या फिर 5 स्टार होटल्स वगैरह में होते हैं, ये पॉसिबल नहीं हो पाती अगर उस हिसाब से इंडस्ट्री हमारी वर्क नहीं करती या फिर इंडस्ट्री को इतना बढ़ावा नहीं दिया गया होता। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी अगर हम इंडस्ट्री की ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी फिर हमको बात करनी पड़ेगी। हमको रोड की, एयरपोर्ट की, पोर्ट की, रेलवे की, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की, और ये तमाम चीजों की हमको बात करना पड़ेगा। क्योंकि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम होगा, इंडस्ट्री उतनी ग्रोथ कर पाएगी। और जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, यानी जितना बेहतरीन रोड है, जितना अच्छी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, तो और उसके साथ ही साथ अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें, यानी मैं अगर हेल्थ की बात करूं, मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं, मैं इन तमाम चीजों की बात करूं, तो ये भी जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जितनी अच्छी एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम दिया जाएगा, उतना अच्छा ब्रेन बाहर निकल के आएगा, जो कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री के प्रोग्रेस में, इंडस्ट्री के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाएगा। जितना अच्छा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी रोड, एयरपोर्ट और ये रेलवे वगैरह है, कनेक्टिविटी फास्ट होगी, रॉ मटेरियल एक जहां से दूसरी जहां तेज सप्लाई हो सकेगा, और उसकी वजह से इंडस्ट्री और डेवलप कर पाएगी। ओके, लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन साइन क्वाना नोन ऑफ ग्रोथ, अ साइन क्वा नोन ऑफ ग्रोथ। इसका क्या मतलब है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। इट हैज इमर्ज्ड एज अ इनएविटेबल रूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। यानी साइन क्वा नॉन ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है एक दूसरे से आपस में जुड़ा रहना। यानी अगर हम डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करते हैं, तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन एक सिनोनिमस टर्म की तरीके से है, उसको रहना ही पड़ेगा। और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो आप ये समझ सकते हो कि जो ग्रोथ है वो और फास्ट होगा और तेज होगा। ओके, अब नेक्स्ट डिस्कशन पे आ जाते हैं कि पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं, तो पब्लिक सेक्टर को क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो कि यहां पे हम डिस्कशन भी कर रहे हैं कि वाई पब्लिक सेक्टर शुड डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी हम पीएसयूज की बात कर रहे हैं कि भाई पीएसयूज को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए दिया गया था इस पीरियड से इस पीरियड तक, यानी तकरीबन तकरीबन 40 सालों में हमारी पब्लिक सेक्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो सबसे पहली बात की आजादी के जस्ट बाद, यानी कंट्री हमारा आजाद हो रहा है 1947 में। आवर कंट्री वाज अ वेरी पुअर कंट्री, इकोनॉमी वाज अ वेरी स्लगिश इकोनॉमी, यानी बहुत स्लो इकोनॉमी थी। तो ऐसी कंडीशंस में हम समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एट द एंड ऑफ द डे देयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। ठीक है, सही बात जो ये है कि उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आता, तो पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट को ही अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती कि हम आगे आए और हम कैपिटल वगैरह बहुत सारा इन्वेस्ट करके जो कंट्री की स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है उसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पे, फॉर द फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट द कंट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम needed a big push, and this was not possible without the interference of government। देखिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा कंट्री अभी अभी ब्रिटिशर से आजाद हुआ था, इट वाज अ वेरी पुअर कंट्री, कोई खास तरीके का डेवलपमेंट वगैरह देखने के लिए नहीं था अगर आप देखोगे। यानी डेवलपमेंट के नाम और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बस एक चीज दिखती है, और वो क्या है? वो हमारा रेलवे है। बस एक रेलवे है, उसके अलावा कोई भी चीज हमको देखने को नहीं मिलती है। तो वहां पे फिर जरूरी था कि गवर्नमेंट जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करे पब्लिक सेक्टर में, ऐसे सेक्टर्स में जो कि बहुत बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग करें, बड़े पैमाने पे बड़ी बड़े कैपिटल गुड्स को बनाएं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो। और अगर ऐसा होगा तभी जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, तभी ये सॉल्व हो सकता है। अब देखिए, एक दूसरी दिक्कत भी यहां पे थी, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। यहां पे जो प्राइवेट सेक्टर भी था, जो शुरू में मैंने बात की, दे डोंट हैव एनी अदर मींस वेरी स्ट्रांग रीजन उनके पास नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके, आप ये समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है उसमें क्या है? लो इनकम। यानी प्राइवेट सेक्टर के पास मतलब आप ये समझ सकते हैं कि लोगों के पास इनकम बहुत कम थी।
अब जब इनकम कम है तो ऑब्वियसली पब्लिक डिमांड कहां से करेगी, पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा तो पब्लिक डिमांड करे। जैसे कोविड फर्स्ट वेव की बात करें तो उस वक्त लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेस ठप हो गए थे, तो लोगों के पास पैसा नहीं बचा था। इस सिचुएशन में लोगों ने ये कहा कि भाई जब पैसा ही नहीं है तो हम डिमांड कहां से करेंगे, तो लोगों की डिमांड बड़ी नीचे आ गई थी। जब डिमांड नहीं रहेगी तो आप जब डिमांड नहीं कर रहे हो तो जो हमारा मैन्युफैक्चरर होता है उसको लगेगा यार हम प्रोडक्शन क्यों करें, वाई टू डू द प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि हमारा मैन्युफैक्चरर जो है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, यानी उसके पीछे इन्वेस्टमेंट करने का कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग तभी की जाएगी जब कोई डिमांड हो, लोग घर की डिमांड करेंगे तभी जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो घर बनाते हैं, नहीं डिमांड होगी तो नहीं होगा। अच्छा, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? लो इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि जब डिमांड नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिटर्न नहीं है, रिटर्न नहीं है तो आप कह सकते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो होता है वो आपकी इनकम पे पड़ता है, इनकम भी आपकी बहुत लो रहेगी। यानी मार्केट में जब डिमांड बहुत ज्यादा पंप करती है तो हमारा मैन्युफैक्चरर्स या इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं, और इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं तो उसके पीछे रीजन होता है कि डिमांड है तो इनकम हाई हो जाएगी। तो यानी ये दोनों जो प्रमुख कारण थे, यानी ये दोनों बहुत बड़े रीजन रहे हैं। एक तो हमारा कैपिटल नहीं था उस जमाने में, और दूसरी बात ये थी कि अगर कैपिटल जिनके पास भी थी उनके पीछे कोई कारण नहीं था कि क्यों इन्वेस्टमेंट हम करें। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात दिया है, कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी रिफर्स टू इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कहीं पे मेंशन आप लोग कर लीजिएगा। पूछ सकता है आपसे कि कमांडिंग हाइट ऑफ इकोनॉमी क्या मतलब होता है। ये वो कैटेगरी की इंडस्ट्रीज होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रिक जनरेशन इंडस्ट्रीज हो गई, वो इंडस्ट्रीज जो कि बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाती हैं, बड़े बड़े एसिड्स को बना रही हैं, ठीक है। तो ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो डिफेंस के आइटम को बना रही हैं, तो इनको कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी की कैटेगरी में रखा गया, या फिर ये कहा जाता है कि ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी है। आज के लिए बस इतना, ये छोटा सा टॉपिक है क्योंकि इंडस्ट्रीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट पे हमने सिर्फ थोड़ा सा चर्चा की, बात किया कि इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरी बात ये बात किया कि पब्लिक सेक्टर में अहम रोल या किस तरीके से प्ले किया, या फिर क्यों पब्लिक सेक्टर को हमने आगे रखा। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस वेरी लेक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन विच वी टॉक्ड अबाउट द इंडस्ट्री। सेकंड जो इसका टॉपिक है उसके ऊपर भी थोड़ा सा और इंडस्ट्री पे चर्चा करेंगे। So that was all about from this very video. Stay blessed, guys, and keep on watching Economics on the Move. Thank you.